नमस्कार। सवाल आज ये है कि क्या वक्फ संशोधन बिल वोटों की राजनीति है? सुभाष की बात में हम इस पे बात करेंगे क्योंकि पूरे देश में खास करके मुस्लिम समुदाय में वक्फ संशोधन बिल को लेकर काफी कुछ संशय बना हुआ है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएमसीएलबी और बाकी मुस्लिम संगठनों को लगता है कि यह बिल वक्फ की मूल प्रकृति को बदल देगा, जो इस्लामिक परंपरा और शरीयत के आधार पर संचालित होती है। वहीं दूसरी ओर सरकार और भाजपा और उसके सहयोगियों का कहना है कि वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार और संपत्तियों के दुरुपयोग की शिकायतें बहुत आ रही हैं। बिल में प्रावधानित पंजीकरण और डिजिटल करने से संपत्तियों का सही उपयोग होगा। सरकार के नुमाइंदे इसे सच्चर कमेटी जो 2006 में रिपोर्ट थी उसकी सिफारिशों के संबंध में वक्फ प्रबंधन में सुधार से जोड़कर भी बता रहे हैं। देश भर में तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र की एनडीए सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में यानी आज 2 अप्रैल को पेश किया जाएगा। संसदीय समिति में कुल 44 संशोधन पेश किए गए, जिसमें करीब 14 संशोधन जगदम्बा पाल की अगुवाई वाली जेपीसी में स्वीकार किए गए। तो वक्फ बिल संशोधन, जिसे औपचारिक रूप से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक कानून है जो वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव लाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पंजीकरण और निगरानी में सुधार करना है। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। उसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास विचार के लिए भेजा गया। सरकार ने इसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास विधेयक नाम देने का प्रस्ताव रखा है। वक्फ बिल संशोधन विधेयक में कई प्रमुख बदलाव प्रस्तावित हैं, जिनमें गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होगी, सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण होगा, वक्फ की परिभाषा में बदलाव होगा, बोर्ड में कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के लिए मुस्लिम होने की शर्त हटाई गई है और संपत्ति के विवादों में जिला कलेक्टर को निर्णायक भूमिका देना होगा। वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल भी कराया जाएगा। विपक्षियों को सरकार की मंशा पर संदेह है, वे इसे बहुसंख्यक वोट की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कई मुस्लिम संगठन जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा ए हिंद इस विधेयक का वो लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार 15, धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध और 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार का उल्लंघन करता है। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक साजिश के रूप में देखते हैं। वहीं विरोधियों का दावा है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना और जिला कलेक्टर को संपत्ति विवाद में निर्णय लेने का अधिकार देना मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करता है। एआईएमसीएलबी और अन्य संगठनों का कहना है कि यह वक्फ की मूल प्रकृति को बदल देगा, जो इस्लामिक परंपरा और वसीयत के आधार पर संचालित होती है। वक्फ बाय यूजर लंबे समय से उपयोग के आधार पर वक्फ की मान्यता को खत्म करने से मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों और कब्रिस्तानों का दावा कमजोर हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेना चाहती है, जिससे मुस्लिम समुदाय के संसाधन छिन जाएंगे। अच्छा, मैं इस बारे में आपको बहुत सारे नेताओं के बयान भी सुनवाऊंगा कि कौन क्या क्या बोल रहा है। ये भी आप सुनेंगे तो आपको और ज्यादा कनेक्ट आप इससे होंगे। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है।
मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमिटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने। अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमिटी काहे को लिए है भाई? मैं कुछ प्रोपोगंडा साथ में जुड़े हुए हैं उससे पहले, जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, जो आप लोग डर के नहीं पूछ रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है वक्फ बोर्ड। झूठ बोल रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बनती है? एक सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट में कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है, ऑब्जेक्शन कॉल फॉर करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी उस बुनियाद पर एक गजीट नोटिफिकेशन इशू करते हैं, और उस बुनियाद पर, गजीट नोटिफिकेशन की बुनियाद पर वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करते? क्या उत्तर प्रदेश में जितने गजीट नोटिफिकेशन है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के हो, शिया वक्फ बोर्ड के हो, उनको मानना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है, पार्टीज पावर में नहीं रहती हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं, और ये चाहते ये हैं कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए। हर मजहब के अपने दायरे होते हैं, हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के जरिए हम करते हैं, और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी परजोर जो है मुखालफत करेंगे। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा जमीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का, और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हर किस इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। और आप तो जान रहे हैं लालू जी की खराब स्वास्थ्य अवस्था में भी प्रोटेस्ट में जो है शामिल हुए थे। तो हम लोग इस बिल को लेकर के एकदम क्लियर हैं कि किसी भी कीमत में हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अखिलेश यादव जो है सपा के नेता और कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा के वोट बैंक की राजनीति करार दिया। अब यह सवाल उठता है कि क्या यह शरीयत के कानून में वाकई दखल है? शरीयत के तहत वक्फ एक धार्मिक और परोपकारी कार्य है जिसमें संपत्ति को स्थायी रूप से दान कर दिया जाता है। इस संदर्भ में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल
करना और वक्फ बनाने के लिए 5 साल की शर्त का प्रावधान इस्लामिक कानून की पारंपरिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। शरीयत में वक्फ का प्रबंधन मुस्लिम समुदाय के हाथ में होना चाहिए और इसमें बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाता। तो यह विधेयक शरीयत के मूल सिद्धांतों को बदलने की बजाय वक्फ के प्रशासनिक ढांचे को संशोधित करता है। यह धार्मिक नियमों को सीधे चुनौती नहीं देता बल्कि प्रबंधन और पारदर्शिता पे जोर देता। हालांकि मुस्लिम संगठन इसे शरीयत में हस्तक्षेप मानते हैं क्योंकि यह वक्फ की स्वायत्तता और धार्मिक पहचान को प्रभावित करता है। केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं ने इस विधेयक को सही ठहराने के लिए कई तर्क दिए हैं। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार और संपत्तियों के दुरुपयोग की शिकायतें लंबे समय से आ रही। सरकार का दावा है कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और गरीब वर्गों के हित में है जिन्हें वक्फ की आय से लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह बदलाव मुस्लिम समुदाय के भीतर उठी मांगों का जवाब है, जैसे कि सच्चर समिति की सिफारिशों को लोग बार बार कोट कर रहे हैं क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्टें पूरी तरह से लागू नहीं हुई, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनी थी और वो कहते हैं कि किसी प्रकार से कोई धार्मिक भावना का उल्लंघन नहीं करता है। अब ये देखना है कि विधेयक पे राजनीतिक दल जो हैं और मुस्लिम नेता जो असदुद्दीन ओवैसी है वो मुस्लिम विरोधी करार देते हुए कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को वक्फ बर्बाद बिल कहा जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार का एकमात्र मकसद मुसलमानों में नफरत फैलाना और हिंदुत्व की विचारधारा को लागू करना है। उनका कहना है कि यह वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने की साजिश है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद जो है जिसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक राजनीतिक चाल बता रहे हैं, उनका कहना है कि यह विधेयक भाजपा की हिंदुत्ववादी नीतियों का हिस्सा है जिसका मकसद धार्मिक ध्रुवीकरण करना है। इसी तरह असम के नेता बदरुद्दीन अजमल ने जो है विधेयक को शरीयत में हस्तक्षेप करार दिया है। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन मुस्लिम समुदाय का आंतरिक मामला है और इसमें सरकार को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव जो है वो इसे भाजपा की वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं और लगातार वो इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बना के जो है सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी जो है जमातिये उलेमा हिंद ने कहा है कि सरकार वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहती है। वक्फ संपत्तियों को लेकर लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि कुछ प्रभावशाली लोग और समूह इन पर अवैध कब्जा करते हैं या इन्हें बेचते हैं। तमिलनाडु त्रिची जिले में एक गांव में 150 साल पुरानी जो वक्फ बोर्ड का दावा जिसने दावा ठोका उसमें हिंदू मंदिर भी शामिल है, ऐसा लोगों का कहना है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कब्जा प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। गुजरात के द्वारका में भी ऐतिहासिक स्थलों को वक्फ संपत्ति घोषित करने की कोशिश हुई जिसे लेकर विवाद हुआ। कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से बेचे जाने की शिकायतें भी सामने आई है। हैदराबाद में एक 5 सितारा होटल की जमीन को वक्फ संपत्ति बताया गया लेकिन बाद में पता चला कि इसे निजी हाथों में बेच दिया गया है। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की रिपोर्ट है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि 90% से ज्यादा वक्फ संपत्तियां मस्जिदों और कब्रिस्तानों की जिसमें कोई आय नहीं होती, फिर भी इन पर कब्जा और विवाद जारी है। वहीं सरकार का दावा है कि वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार और संपत्तियों के दुरुपयोग के चलते यह संशोधन जरूरी है। केंद्रीय मंत्री जैसा पहले भी हमने बताया कि रिजिजू जो है उन्होंने कहा कि कई संपत्तियां कुछ खास लोगों के हाथ में चली गई है, इसे रोकने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। हालांकि वक्फ संपत्तियों की सटीक संख्या और उनके मूल्य को लेकर अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, पर जो और इनका ना तो डिजिटलाइजेशन हुआ है। अभी सरकार ने देश भर में करीब 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां जो है पंजीकृत हैं, जिसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाह, मदरसे और कुछ अन्य जमीन शामिल है। 9 लाख से अधिक जो है ये संपत्ति हो सकती है क्योंकि कई संपत्तियां अभी भी सर्वेक्षण और पंजीकरण के दायरे से बाहर है। वक्फ बोर्ड के पास देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि खबरों में आता है। दिल्ली बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से अधिक जमीन होने का दावा भी किया जा रहा है, जबकि अभी इसका पूरा तरह सर्वे नहीं हुआ है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 3.6 लाख एकड़ है। हालांकि यह दावा विवादास्पद है, इसकी कोई पुष्टि नहीं होती। और सच्चर कमेटी ने यह अनुमान लगाया था कि वक्फ संपत्तियों की संख्या लाखों में है। अगर
इनका सही प्रबंधन हो तो मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ा संसाधन बन सकती है। अब देखना यह है कि ये तमाम बयानबाजी के बीच में सरकार इस विधेयक को लेके आ रही है। संसद में क्या कुछ होता है, इसको लेकर किस तरह की बयानबाजी होती है। संसद में 8 घंटे की चर्चा इसके लिए तय की गई है और इस चर्चा के दौरान इस पर बातचीत होगी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो केंद्र में सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश कुमार हों या बाकी लोग हों, वो इस पर क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की भावनाओं से भी ये जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि संसद में इसमें क्या कुछ होता है। नमस्कार।